हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। मैं अंकित भाटी, रोजगार विद अंकित चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आप सब लोग जानते हैं कि ये चैनल अपनी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए जाना जाता है। उसी कड़ी में मैं आज एक और वीडियो लेकर के आया हूं। इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो कर चुका हूं जिसमें मोटी मोटी जानकारी दे चुका था, लेकिन इच्छा इस बात पर डिपेंड करेगी कि नौकरी कैसी है, कितने इसमें पैसे मिलेंगे, क्या ये सरकारी नौकरी है, और अगर इसमें एग्जाम नहीं है तो फिर कैसे सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन होगा तो क्या नौकरी मेरे को मेरे गांव के आसपास मिल जाएगी क्या? जी हाँ, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। बच्चों, अगर आप देखोगे कि इसमें एज क्राइटेरिया भी बहुत ज्यादा है कि अगर आप जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी आते हैं तो 18 साल से 40 साल तक के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैं लोग बोलूंगा, मैं बच्चे नहीं बोलूंगा। और ओबीसी वाले 43 साल तक, एससी एसटी वाले इसको 45 साल तक इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है। तो अभी ये ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। हाँ, आप जैसे एक होता है ना, एसबीआई बैंक है, वो केंद्रीय बैंक नहीं है लेकिन काम केंद्रीय बैंक जैसा ही करता है। तो आप सेंट्रल कर्मचारी परमानेंट नहीं हो, लेकिन काम आपको परमानेंट कर्मचारी की तरह ही करना है। और सबसे अच्छी बात है कि इस जॉब में आप सिर्फ 4 से 5 घंटे ही काम करते हो। अगर इससे ज्यादा आपसे काम करवाया जाता है तो जो आपका मानदेय फिक्स है उससे एक्स्ट्रा भी आपको कुछ फायदे मिलेंगे इन द टर्म्स ऑफ सैलरी। अगर काम कुछ ज्यादा होता है और काम आप अगर अपना बहुत अच्छा करते हो, मार्केटिंग वगैरह कुछ इस टाइप का भी काम होगा, अगर वो बहुत अच्छा करते हो तो उसके भी इंसेंटिव्स आपको एक्स्ट्रा इसमें दिए जाएंगे। ठीक है। तो अगर हम स्टेट वाइज इस तरह से वैकेंसीज दी हुई हैं। अब देखो, एज जो है 18 से 40, मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम एज 40 है। और ये रही छूट, एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल। तो ये कोई स्टेट वगैरह की वैकेंसी नहीं है, सेंट्रल की ही है। और सेंट्रल ये है कि अपने ऊपर जो है ना, जैसे बस ये समझ लीजिए नौकरी है लगभग सरकारी ही है। बस जैसे आपको नौकरी, अब ये बाहर नहीं लेना चाहते, ये संविदा नहीं है। कभी आप सोचो ये संविदा पे है, नहीं, ये संविदा भी नहीं है। आपको 65 साल से ऊपर का आदमी नहीं चाहिए नौकरी करता हुआ। तो बताओ, तो इसका मतलब आप 65 साल तक भी इस नौकरी को कर सकते हो, ऐसी लिखा हुआ है इसमें कंडीशन। ठीक है। आप अब भर्ती हुए और इतने लोगों की जरूरत है तो फिर आपको कहां निकाला जाएगा इसमें? हाँ, ये बता दिया इसने कि हम कोई आपको रहने के लिए क्वार्टर वगैरह नहीं देंगे, वो इंतजाम आपको अपना कर लेना। और अपने जो जीविकोपार्जन के साधन है, जीविकोपार्जन के साधन है, आप अपने रखना, इस पर पूरे डिपेंड मत होना। क्योंकि जो हम मिनिमम सैलरी है, हो सकता है आप उसको भी मीट ना कर पाओ कि भाई भारत में ये हो गई, कल को मिनिमम सैलरी 20,000 सबको देनी है, लेकिन इन लोगों को 15 ही मिल रही है। तो इसलिए जीविकोपार्जन के साधन इसलिए ऐसा बोल दिया है। और काम भी कह रहे हैं कि हम 4-5 घंटे ही तो ले रहे हैं आपसे, आप अपना काम करो। ठीक है। तो ये वाली कंडीशंस इसमें लगाई हुई हैं। तो ये 10 इयर्स जो डिसेबल लोग हैं वो भी कर सकते हैं, डिसेबिलिटीज पर्सन, तो ये उनके लिए मतलब एज छूट है। आगे क्वालिफिकेशन एज ऑन डेट ऑफ नोटिफिकेशन। अगर आप देखेंगे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए तो 10th मांगी है, सिर्फ 10th पास। सिर्फ 10th पास अगर आप हैं तो ये फॉर्म भर देंगे। इसमें भी 3 तरह की पोस्ट निकली है, तो उनके बारे में बताऊंगा कि भाई देखो, इसमें 3 तरह की पोस्ट हैं। तो मैंने वो शायद ऊपर पढ़ी नहीं, हाँ आगे बता देता हूं। ठीक है, उससे पहले बता देता हूं कि ये क्वालिफिकेशन में ये लिख रखी है अदर क्वालिफिकेशन, जो नेसेसरी नहीं है, कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है भाई, है तो बहुत बढ़िया बात है। ये आपसे बाद में हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे पूछ लिया जाए। मान लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उन्होंने दुगने बच्चे बुलाए, जितने हमें जरूरत है उससे दुगने बुलाए, तो जब वो दुगने बुलाए तो फिर वहां जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेक करते टाइम आपसे पूछ लिया कंप्यूटर की जानकारी, तो आप क्या होगा, नहीं है, तो हो सकता है दूसरे वाले का सिलेक्शन हो जाए। तो थोड़ा बहुत सीख लेना या कह देना हाँ है, कोई टेस्ट तो हो नहीं रहा। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, साइकिल चलानी आती है कि नहीं, क्योंकि ये साइकिल वाला अनाउंस मिलता है ना इसमें। तो और इतनी कम सैलरी में आप कार या बाइक तो अफोर्ड नहीं कर सकते, इस वजह से ऐसा होता है। और डाकिया का पहले हथियार साइकिल ही होता था, वो भी आपको पता है। एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, तो यानी आपके जीविकोपार्जन के साधन पर्याप्त मात्रा में आपके पास होने चाहिए। तो बताओ, ये कोई क्वालिफिकेशन है? इतने सबके पास होते ही हैं, पर फिर भी देखो नौकरी चाहिए। आगे आ जाते हैं, तो देखो ये रहा सर्विस कंडीशंस एंड ब्रीफ जॉब प्रोफाइल एंड रेजिडेंट। तो रेजिडेंस एकोमोडेशन बोलते हैं जिसको, एकोमोडेशन कहते हैं रहने की जगह। तो इसमें वो कंडीशन बता दी है जो मैं आपसे बता रहा था कि भाई देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट, देखिए इसमें साफ लिख दिया, द एप्लीकेंट्स मस्ट क्लियरली अंडरस्टैंड, साफ तौर पर आपको समझ जाना चाहिए, दैट द जीडीएस, ग्राम डाक सेवक, ग्रामीण डाक सेवक जिसकी भर्ती है, ग्रामीण डाक सेवक आर नॉट रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ द डिपार्टमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। अपने आप को सेंट्रल गवर्नमेंट का रेगुलर एम्प्लॉय मत समझो, उसे तो हम सीएचएसएल के थ्रू भर्ती करते हैं। ठीक है। एंड देयर emoluments and allowance and other entitles are not at par with the central government employees, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह के जो अलाउंसेस मिलते हैं उस तरह के अलाउंसेस की बेसिक पे कम से कम 18,000 है सेंट्रल गवर्नमेंट में।
तो वो यहां नहीं मिलेगी। और आप इसलिए मत समझो, देखो ये बोल दिया है, क्योंकि यहां ऐसी छूट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को नहीं होती कि आप अपना काम भी कुछ कर सकते हो, यहां कर सकते हो। वहां उनको छूट नहीं होती कि आप 4 घंटे काम करो, यहां है, पर वहां इंसेंटिव नहीं मिलता, यहां मिलता है। तो ये बहुत सारे फर्क हैं, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, इनको जरूरत पड़ती रहेगी, आपको इसे काम कराते रहेंगे, आप परमानेंट टाइप से एक भर्ती हो गए हैं, पर ये अपने ऊपर लाइबिलिटी उसको नहीं रखना चाहते, बात यह है, ठीक है। चलिए, तो अब ये देखो, दे आर रिक्वायर्ड टू वर्क फॉर मिनिमम फॉर ए पीरियड ऑफ 4 आवर्स। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा कि 4 घंटे की बोल रहा कि मिनिमम तो आपको 4 घंटे काम देंगे ही देंगे वो, एंड मैक्सिमम आपको 5 ही घंटे का काम मिलेगा। तो इसमें भी सैलरी डिफर करेगी, ठीक है। तो 4 to 5 आवर्स। दे कैन नॉट बी रिटेन्ड एज सेवक बियॉन्ड 65 ईयर्स ऑफ एज। 65 साल से ऊपर के आदमी को ये नहीं रखेंगे। कैसे कि आज तो आप मान लीजिए भर्ती हुए 45 में, और आप 20 साल करते करते जॉब को आपको हो गए, तो फिर ऐसा नहीं है कि आप जिंदगी भर करते रहेंगे। 65 साल पे आपको यहां भी रिटायर कर दिया जाएगा जबरदस्ती। ये है, समझ में आ गई बात। अब देखो, ब्रांच पोस्ट मास्टर, यहां 3 पोस्ट है। मैं अगर आपको बोलूं बीपीएम, अगर कहें इसमें सबसे बड़ी पोस्ट बीपीएम है। एक है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम, और एक है भाई जो तीसरी है, उसको बोलते हैं डाक सेवक। तो डाक सेवक, ये 3 पोस्ट हैं, ठीक है। तीनों के अलग अलग काम है। सबसे छोटा ये इसको मान रहे हैं कि जिसकी सबसे कम जिम्मेदारी होगी, इसकी थोड़ी सी और ज्यादा जिम्मेदारी होगी, पर सैलरी इतनी है इसकी भी, दोनों बराबर है। और इसकी थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारी होगी और इसकी सैलरी भी थोड़ी ज्यादा होगी। ये सैलरी वगैरह कितना मिलेगा उसके बारे में भी बता रहा हूं, पहले काम सुन लो। अगर आप चाहते हो कि भाई मैं ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम, भाई नाम ही लग रहा है ब्रांच का पोस्ट मास्टर, तो भाई पावर भी है इसका मतलब, ऐसे ही थोड़ी है, लिंक भी बनेंगे इसका मतलब। तो ये रहा, इतना काम है, अंग्रेजी में वैसे ही ज्यादा लगता है ये, भाई ज्यादा नहीं है, नॉर्मल डे टू डे का काम है। जब आपको दिखता है तो वहां पता लग जाती है, और आपके साथ कोई वो भी परमानेंट एक एम्प्लॉय भी होगा जो इसकी पूरी जिम्मेदारी होगी उस ब्रांच की, ठीक है, इसलिए डरो मत। और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ये उसकी हेल्प के लिए करेगा, यानी जो बीपीएम है उसकी हेल्प के लिए एबीपीएम लगा दिया, असिस्टेंट मतलब सहायक, ठीक है। तो इसके काम लगभग वैसे हो जाएंगे। और ये है डाक सेवक, तो भाई जैसा इसका काम है लगभग वैसा ही काम इसका भी है, ठीक है। तो ये बड़ा नॉर्मल सा काम है, डे टू डे का काम है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं वैसे ज्यादा, है ना। और रेल डाक सेवक इसको बोला गया है, मतलब रेल डाक सेवक कह रहे हैं जी। एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम नहीं है, ये दुख की बात है, खुशी की बात है। आप देखो एग्जाम इसमें नहीं है। देखो जो बीपीएम है उसकी सैलरी क्या होगी, ये 12,000 टीसीआरए है। टीसीआरए क्या है, टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस, जिसको अगर मैं बोलूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की भाषा में इसको बेसिक बोलते हैं, बेसिक पे। अब आपको बेसिक पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का 18,000 है जो ग्रुप डी में होता है, पर 18,000 वालों की सैलरी क्या बनती है, 35,000 से कम तो सैलरी नहीं होती इन लोगों की, क्योंकि टीए डीए वगैरह जुड़ के तो इतना बनता है। तो बिल्कुल सही बात है, टीए डीए जुड़ के ये सैलरी लगभग डबल हो जाती है। तो ऐसे ही अगर मैं यहां भी देखूंगा कि यहां इसको बेसिक कहा गया है, तो ये जो बेसिक है ना, बीपीएम की कम से कम 12,000 और बीपीएम और डाक सेवक की कम से कम 10,000, तो इस पे डीए 53% तो एकदम 15-16 तो यही हो जाएंगे। फिर और बाकी अलाउंसेस ऐसे ही ये भी, तो लगभग जैसे ये डबल बैठ रही है, हालांकि ये एकदम डबल तो नहीं बैठेगी। इसका कारण है क्योंकि वहां टीए है, तो यहां टीए की कोई जिक्र नहीं है, यहां साइकिल वाली बात हो गई, ट्रैवलिंग अलाउंस बोलते हैं जिसको, ठीक है। पर और बहुत सारे एक्स्ट्रा काम आपको मिलेंगे, तो ये कहीं ना कहीं सैलरी इन दोनों लोगों की 20 से 30,000 जो मैंने थंबनेल पे भी लिखी है, तो ये सैलरी लगभग पर मंथ की बैठ जाएगी, जो इस हिसाब से लग रहा है, ठीक है बच्चों। और ये इन्होंने दिया भी है कि देखिए इसके बीच आपकी सैलरी करीब बनेगी। हालांकि ये वेतनमान होता है कि बढ़ बढ़ के आप यहां तक पहुंच जाओगे, ठीक है, पर वो बेसिक का ही होता है, ये बेसिक है, फिर इस पे डीए लगेगा, और डीए मिलेगा या नहीं तो वो लिखा हुआ है, दे आर आल्सो एंटाइटल्ड टू डियरनेस अलाउंस। डीए के लिए आप भी एंटाइटल हो, किसकी तरह, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है। तो भाई और क्या चाहिए। चलो अब ये देखो टेस्ट नहीं है, और जब टेस्ट नहीं होगा तो ऐसी ही नौकरी मिलेगी। 10वीं पास की नौकरी है तो जाहिर सी बात है, और 4 घंटे का काम है, तो आपसे बहुत कुछ तो वो उम्मीद नहीं करेंगे, ठीक है। फिर आप क्या हो कि सर हम सरकारी नौकरी की जो तैयारी कर रहे हैं क्या हम इसे भर दें। भाई देखो, अगर ये छोड़नी है आगे फ्यूचर में, तो यार मत ही भरो, किसी के काम आ जाएगा ये आपका पद। फिर ये रोज रोज निकलने वाली नौकरी नहीं है, ये किसी का लाइवलीहुड, जिसको बिल्कुल ही दिक्कत है, जरूरत है, उसका भरवाओ इसको फॉर्म, ठीक है। और इसका अच्छी परसेंटेज हो, और वो घूम रहा हो यूं ही, तो और जरूरत भी हो उसको नौकरी की, जिसको मेहनत करनी बस की नहीं है उसको मिल जाएगा इसमें, ठीक है।
तो ये आपको बताया हुआ है कि भाई देखो, दे आर एंटाइटल्ड टू सच रिजर्वेशन एज पर द एलिजिबिलिटी प्रेस्क्राइब्ड इन द नोटिफिकेशन, दिस शुड also be in possession of a valid certificate in the prescribed format in support of their। देखिए ये कुछ नहीं है, SC ST OBC PWD EWS जो ऐसी कैटेगरी भरेंगे उनके लिए आपको अपना सर्टिफिकेट देना होगा। कब देना होगा, ये सारी अंग्रेजी उसी के लिए लिखी हुई है कि ये सर्टिफिकेट आपको तब देना है जब आपका डिविजनल हेड आपको चेक करने के लिए बुलाएगा। वो कब बुलाएगा कि अभी तो आप सिर्फ फॉर्म भर रहे हैं, अभी क्या करेंगे, फॉर्म के बाद आपकी डॉक्यूमेंट्स चेकिंग होगी, डॉक्यूमेंट्स चेकिंग, तो ये डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो बोलते हैं जिसको। तो डीवी होगा आपके डिवीजन में, और ये डिवीजन कौन सी होगी, ये रेलवे के हिसाब से डिवीजन हो सकती है, ठीक है। तो ये वहां पर आपका जो डिविजनल हेड होगा वो अलॉट करेगा, भाई आप इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लो। और जैसे फॉर्म भर रहे हो तो आपकी 10th की परसेंटेज, तो जो 10th की परसेंटेज है उसको ये भरवाएंगे अच्छे से। 10th की परसेंटेज के आधार पर ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया गया है, वहां पर आपकी मार्कशीट वगैरह देखी जाएंगे कि आपके इतने परसेंटेज है भी या नहीं है, फिर आपको उस हिसाब से सिलेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें मेडिकल भी है, वो भी बताऊंगा। तो द एप्लीकेंट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर ए एंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट, यानी ये सिलेक्शन का पूरा क्राइटेरिया कि सबसे पहले एप्लीकेंट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ ए सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट, यानी किसी का कोई वैसा हस्तक्षेप नहीं होगा, सिस्टम में डाल दिया हमने, जो हाईएस्ट मेरिट लेकर के आ रहे हैं कैटेगरी वाइज उनको ऊपर रखा जाए, ठीक है। दो द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड और कन्वर्जन ऑफ ग्रेड्स पॉइंट टू द मार्क्स, यानी जो या तो आपकी मार्कशीट पे परसेंटेज लिखा होगा या ग्रेड्स या पॉइंट्स लिखे होंगे, ग्रेड्स A1 वगैरह, या जीपीए जीडीए क्या बोलते हैं, हाँ जीपीए लिखा होता है ना, ग्रेडिंग पॉइंट्स, तो वो भी आपको, हाँ सीजीपीए जो बोलते हैं जिसको, तो सीजीपीए, अब सीजीपीए में कितने से मल्टीप्लाई होगी वो यहां बता दिया है कि आपको बीच में सीबीएसई ने किया है ना सीजीपीए, अभी भी सीजीपीए चलता है। तो आप देखते हैं कि सर मेरे को 9 सीजीपीए मिला है, तो उसका कितना परसेंटेज माना जाएगा, आपको मालूम भी है कि ये परसेंटेज इसमें 9.5 की गुणा होती है, यानी 9 वाले को परसेंटेज में अगर आप बदलोगे तो इन्होंने यही क्राइटेरिया दिया है, 9 पंजे 45, 9 में 81 और 4 85, 85.5% हो गए। जिसका 10 सीजीपीए है पूरा तो उसके 95% हो जाएंगे, 9.5 की 10 में गुणा करूंगा। तो इस तरह से ये आपका ग्रेडिंग सिस्टम लिया जाएगा। और किसी की मार्कशीट पे मान लीजिए यही ग्रेडिंग लिखा हुआ है, ये भी नहीं है सीजीपीए, तो इस ग्रेडिंग के हिसाब से A1 ग्रेडिंग आपके 95% है, A2 ग्रेडिंग इस तरह से उसकी भी गुणा ऐसे ही होगी, ठीक है। चलो, तो कुल मिलाकर के ये 10th की मार्कशीट के हिसाब से, अगर आपकी परसेंटेज ही है तो वह परसेंटेज के हिसाब से ही ये कट ऑफ लगेंगी। चलो, और आप अपने स्टेट में ही मतलब फॉर्म भरें तो इसमें ज्यादा बढ़िया रहेगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे, मार्कशीट चाहिए होगी, आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए होगा। ये कब चाहिए होंगे, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जब आपको बुलाया जाएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ये प्लस 2 सेट सभी डॉक्यूमेंट्स के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर लगेंगे। 2 सेट कैसे, फोटोकॉपी कराए और फिर सेल्फ अटेस्टेड अपने ही साइन करने हैं, ठीक है, किसी और से साइन नहीं कराने, अटेस्ट करा के नहीं लाने, सेल्फ अटेस्ट है ये लिख रहा। तो मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड वगैरह चलेगा, कास्ट सर्टिफिकेट बिल्कुल। अब देखो कास्ट जिसमें भर रखा होगा उसका, पीडब्ल्यू जो हैंडीकैप वगैरह उनके पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट चलेंगे, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चलेगा, ट्रांसजेंडर है कोई तो ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट चलेगा, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आपका 10th का, ये मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होता है, ठीक है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स ये तो सबके पास ही होते हैं। और बाद में भाई ये लास्ट में लिख दिया, मेडिकल सर्टिफिकेट इश्यूड बाय ए मेडिकल ऑफिसर ऑफ एनी गवर्नमेंट, यानी आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मेडिकल सर्टिफिकेट चलेगा कि आप फिट हो, बस इतना ही चाहिए। इसके अलावा आपका और इसमें कुछ खास नहीं मांगा गया है। और ये पूरा बता दिया कि फाइनल सिलेक्शन कैसे कैसे किस तरह से होगा, डिविजनल हेड वगैरह वो चेक करेगा आपके डॉक्यूमेंट्स को। डिविजनल अपॉन सक्सेसफुल वेरिफिकेशन बाय डिविजनल हेड द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो द प्री एंगेजमेंट फॉर्मेलिटीज फॉर ज्वाइनिंग विद ए पीरियड ऑफ 30 डेज, यानी जब आपका वो पूरी तरह से फिट कर देगा आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह को तो 30 दिन के अंदर आपको उसमें ज्वाइनिंग भी दे दी जाएगी। तो ये एक प्रोसेस बताया है जो बहुत ऐसे लग रहा है कि बहुत फास्ट भी होगा, ठीक है। तो पूरा प्रोसेस आप समझ गए हैं कि कैसे कैसे हमें इसमें भर्ती होना है या कैसे कैसे हम इस जॉब को ले सकते हैं, ठीक है। बहुत फेयर तरीके से होगी क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, कोई स्टेट की नहीं है कि भ्रष्टाचार चलेगा। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।